हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। हम लोगों ने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब dt0 मतलब du0 मतलब dq क्या हो जाएगा, dw। मैं ये उम्मीद करता हूँ इस वक्त कि जब भी मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ आपके सामने एक बुक खुला होगा जिस बुक के अंदर लेक्चर 1 का पूरा चीज़ आपने लिखा हुआ है। ठीक है, सो या स्टार्टिंग विथ थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच इज़ नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इज़ dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब dq इज इक्वल टू du प्लस dw में dq क्या है? dq इज़ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। du का मतलब होता है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड dw होता है वर्क डन। वर्क डन dw का हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था वेयर वर्क डन dw इज इक्वल टू p इंटू dv वेयर dv इज द चेंज इन वॉल्यूम। और हमें ये जो वर्क करना पड़ता है दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, फिर 4 तरह के थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक। सबसे पहले हम लोगों ने किया आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब dt0 मतलब du0 मतलब क्या, dq इज इक्वल टू du। dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है बट आपका du 0 हो गया, इसके लिए dq कैसा हो जाएगा, dw जितना हो जाएगा। फाइन। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 0 या इनफाइनाइट। यस, इट विल बी इनफाइनाइट बिकॉज डिनोमिनेटर में है dt और dt 0 मतलब c कैसा हो गया, इनफाइनाइट। फाइन। फिर हम लोगों ने पढ़ा आइसोथर्मल इक्वेशन। आइसोथर्मल इक्वेशन क्या था, pv इक्वल टू nRT। फाइन। pv इक्वल टू nRT में अगर आपने t को 0 t को कांस्टेंट रख दिया तो पूरा pv कैसा हो गया, कांस्टेंट। एंड pv कांस्टेंट इज नथिंग बट pv इक्वल टू कांस्टेंट इज योर आइसोथर्मल इक्वेशन। आइसोथर्मल इक्वेशन को पढ़ने के बाद हम लोगों ने किया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये होता है बॉयल्स लॉ। और फिर एक ग्राफ देखा जहाँ पर ग्राफ कैसा था, इट वाज अ स्मूथ ग्राफ। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो 2 चीज़ें मिलती है, एक होता है के आइसोथर्मल और एक होता है डीपी बाई डीवी। के आइसोथर्मल था प्रेशर और एक होता है डीपी बाई डीवी विच वॉज माइनस ऑफ पी बाई वी विच इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। फिर हम लोगों ने किया वर्क डन का फॉर्मूला डेराइव। वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, इट्स अ वेरिएबल थिंग। तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रल पी डी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा W इज इक्वल टू 2.303 nRT लॉग टू द बेस 10 V2 बाई V1 या फिर लॉग टू द बेस 10 P1 बाई P2। ये होने के बाद सेकेंड थिंग दैट वी हैव इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन कैसा हो गया, 0 हो गया। वर्क डन 0 हो गया तो फिर वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा dq इज इक्वल टू du क्योंकि dw अभी आपका 0 है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बोला जाएगा cv। cv को पूरा पढ़ा जाएगा मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और फॉर्मूला हो जाएगा du अपॉन n dt। ग्राफ में आएगा आपका ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट, dp बाई dv हो जाएगा इनफाइनाइट। ये पढ़ने के बाद हम गए टू द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज़ आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होगा dq इज इक्वल टू वर्टल में du प्लस dw। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू होगा cp विच इज इक्वल टू dq अपॉन n dt। ग्राफ होगा p वर्सेस v का पैरेलल टू y एक्सिस, नहीं पैरेलल टू x एक्सिस। स्लोप हो जाएगा 0, dp बाई dv स्लोप हो जाएगा 0। वर्क डन का फॉर्मूला होगा dw इज इक्वल टू p dv। अगर आपने एक्सपैंड किया गैस को वर्क डन होगा पॉजिटिव, अगर आपने कंप्रेस किया गैस को वर्क डन होगा नेगेटिव। फाइन। इसके बाद हम लोगों ने किए मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन में हमने डिराइव किया cp इज इक्वल टू cv प्लस r या फिर आप उसको बोलो cp माइनस cv इज इक्वल टू r। यहाँ से हमको पता चलता है दैट cp का वैल्यू हमेशा cv के वैल्यू से बड़ा होता है एंड cp अपॉन cv जो होता है दैट इज गामा वेयर गामा इज नथिंग बट एडियाबैटिक कांस्टेंट। फिर हम लोगों ने चालू किया एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है दैट इज़ अ प्रोसेस वेयर द अमाउंट ऑफ हीट इन द सिस्टम इज़ कांस्टेंट। मतलब ना ही आप सिस्टम के अंदर हीट डाल सकते हो ना ही आप सिस्टम के अंदर से हीट बाहर निकाल सकते हो। दैट इज़ नथिंग बट आवर एडियाबैटिक प्रोसेस।
इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा दैट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू में अगर आपने डी क्यू को 0 रख दिया तो आपका डी यू और डी डब्ल्यू इक्वल हो जाएंगे विद नेगेटिव साइन। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आप गैस को एक्सपैंड करते हो तो गैस अंडरगोज कूलिंग प्रोसेस, और अगर आप गैस को कंप्रेस करते हो तो गैस अंडरगोज हीटिंग प्रोसेस। ये पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है C इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एन डी टी। डी क्यू हो जाएगा 0 तो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। उसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा एडियाबैटिक वर्क डन का इक्वेशन NR अपॉन 1 गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला देखा, इसको डिराइव किया हम लोगों ने वर्क डन में। हम लोगों ने पढ़ा एडियाबैटिक इक्वेशन। एडियाबैटिक इक्वेशन को अब तक सिर्फ हमने पढ़ा है, उसको अभी तक डिराइव नहीं किया। एडियाबैटिक इक्वेशन का डेरिवेशन बाकी है बट द रिजल्ट इज़ नोन टू अस। रिजल्ट क्या है, पी वी रेस टू गामा इज कॉन्स्टेंट। और यहीं से हमने एक बार P को रिप्लेस किया NRT बाई V से और एक बार V को रिप्लेस किया NRT बाई P से और हमको मिले और 2 इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशंस को हमने डिफरेंशिएट किया और तीनों के हमने स्लोप निकाले। इन तीनों के स्लोप में से हम लोगों ने एक चीज़ कॉमन देखी, आई मीन dP बाई dV का जो वैल्यू था स्लोप का वो आइसोथर्मल वैल्यू और एडियाबैटिक वैल्यू में एडियाबैटिक वैल्यू आइसोथर्मल से ज़्यादा था। दैट इज़ व्हाट वी सॉ। हर एक छोटी से छोटी डिटेल आपको सिनॉप्सिस बना के उसके अंदर लिख के रखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको सब कुछ लिख के रखना है सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ बेटर वे। एंड जब भी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, अगर सब कुछ एक ही जगह पे लिखा हुआ होगा तो उसको रिवाइज आप अच्छे से कर पाओगे। आर यू गेटिंग इट? सो हैविंग सेड दैट लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। नाउ आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा कि आपका जो dP बाई डी मतलब ये जो स्लोप होता है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये स्लोप क्या था, माइनस ऑफ P बाई वी। एंड वी नो दैट dP बाई डी जो है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये क्या था, माइनस ऑफ गामा टाइम्स P बाई वी। ठीक है, पहला वाला जो है वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप है dP बाई डी in an isothermal process is minus P by V, and dP by dV in an adiabatic process is minus of gamma P by V। और हमें यहाँ पर पता है that dP by dV in an isothermal process is greater than in an adiabatic process is greater than dP by dV of an isothermal process। तो ये एक चीज़ हो गई, फाइन। एंड हमें ये भी पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज नथिंग बट पी डी वी, राइट। वर्क डन इज नथिंग बट पी डी वी। अब अगर मैं P वर्सेस dV का ग्राफ प्लॉट करता हूँ कंसिडरिंग प्रेशर टू बी अ कांस्टेंट थिंग, ठीक है, कंसिडरिंग प्रेशर टू बी अ कांस्टेंट थिंग, तो ये देखो यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे P वर्सेस V का, P वर्सेस V का, जहाँ पर प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। ओके, प्रेशर इज कांस्टेंट एंड आपका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बदल रहा है फ्रॉम V1 टू V2। तो मान लो यहाँ पर वॉल्यूम है V1, यहाँ पर वॉल्यूम है V2 एंड द वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2। तो डोंट यू थिंक जब आप निकालते हो यहाँ पर dW इज इक्वल टू P इंटू dV, तो कैन आई से P इज नथिंग बट दिस लेंथ एंड dV इज नथिंग बट दिस लेंथ। सो P इंटू dV is also giving you area of this rectangle that you see, right? dV into P is also giving you the area of this rectangle। तो याद रखो dW क्या होता है, dW is area under the curve। okay, dW is what, tell me, area under the curve। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ का आई मीन डेफिनेटली वो ग्राफ क्या होना चाहिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम होना चाहिए। तो कोई भी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ है, कोई भी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ है, उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व विल ऑलवेज गिव यू व्हाट, टेल मी, वर्क डन बाय दैट प्रोसेस। ठीक है, नाउ हमें इसके बारे में कुछ पढ़ना है। मान लो यू आर स्टडिंग कंप्रेशन, पहले हम पढ़ेंगे कंप्रेशन, चलो पहले हम पढ़ते हैं एक्सपांशन एंड देन वी विल स्टडी कंप्रेशन। तो मुझे एक्सपांशन और कंप्रेशन का ग्राफ देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर है प्रेशर, दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, यहाँ पर भी दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम।
एक्सपांशन है, वॉल्यूम बढ़ने वाला है, वॉल्यूम बढ़ने वाला है, फाइन। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंस मेरा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, मान लो पहले वॉल्यूम है ये V1, फिर वॉल्यूम है ये V2। यहाँ पर भी, यहाँ पर कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब यहाँ पर वॉल्यूम कम होने वाला है। तो मान लो इनिशियल वॉल्यूम है यहाँ पर V1, फाइनल वॉल्यूम है ये V2। ठीक है, मैं रेफरेंस के लिए लाइंस बना लेता हूँ। ये मेरे V1 के लिए और ये V2 के लिए। सिमिलरली ये V1 के लिए रेफरेंस लाइंस है और ये V2 के लिए रेफरेंस लाइंस है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल कोई तो एक गैस है मेरे पास जो इनिशियली इस स्टेज पर है। ना व्हेन आई से इस स्टेज पर, व्हाट डू आई मीन? आई मीन कि इस गैस का जो वॉल्यूम है वो है V1 और उस गैस का जो प्रेशर है वो है P1 इस जगह पर। आर यू गेटिंग इट? I call it as E, sorry I call it as I for initial। तो मेरा इनिशियल स्टेज जो है वो है I। इनिशियल स्टेज के टाइम पे वॉल्यूम कितना है V1 और इनिशियल स्टेज के टाइम पे प्रेशर कितना है P1। तो वॉल्यूम इज V1, प्रेशर इज व्हाट P1। यहाँ पर मैंने क्या प्लॉट किया है? दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। तो मैं इनिशियली आई एम एट स्टेज आई, माई प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1। नाउ आई वॉन्ट टू एक्सपैंड द गैस, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड द गैस। तो लेट अस से एक्सपांड मतलब क्या? वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट आइसोथर्मल इक्वेशन, आइसोथर्मल इक्वेशन क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेल मी व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर विल डिक्रीज। तो अगर मैं V1 से V2 पे जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं V1 से V2 पे जाता हूँ, मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और सबसे पहले मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ? आइसोथर्मल। हमें पता है कि आइसोथर्मल ग्राफ इज़ अ स्मूथ ग्राफ, उसका जो स्लोप होता है वो कम होता है। तो अगर एक स्मूथ ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो देन दिस विल बी ड्रॉन लाइक दिस। एरोज आर इंपॉर्टेंट। दिस इज माई आइसोथर्मल ग्राफ। वॉल्यूम इनिशियली कितना था? V1। ये V1 से कहाँ पर गया? इस स्टेज पे आया वेयर माई वॉल्यूम इज V2। अब अगर आप देखोगे, लुक एट द एरो, वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड बट सामने जो प्रेशर है वो कम हो चुका है। एंड आवर न्यू प्रेशर, द न्यू प्रेशर दैट वी हैव इज P2। न्यू प्रेशर इज P2। ठीक है, तो ये I से आप यहाँ पर चले जाओगे। लेट मी कॉल दिस एज F फॉर फाइनल स्टेज एंड आई एम राइटिंग दिस एज व्हाट फाइनल स्टेज फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। फाइनल स्टेज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब मैं क्या करने वाला हूँ? वापस यहीं से शुरू करूँगा, वापस इनिशियल स्टेज से शुरू कर रहा हूँ। वापस मैं वॉल्यूम को V1 से V2 पे लेके जाऊँगा, बट दिस टाइम माई चोजन पाथ इज नॉट आइसोथर्मल। इस बार मैं एडियाबैटिकली जाऊँगा। सो टेल मी व्हाट वाज एडियाबैटिक इक्वेशन जो हमने डिराइव किया? एडियाबैटिक इक्वेशन वाज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V raised to gamma, राइट? ना इफ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V raised to gamma। वापस यहाँ पर देखो, आप वॉल्यूम को V1 से V2 पे लेके जा रहे हो, एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन मतलब क्या? वापस वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो इस बार भी आपका ग्राफ कैसे आने वाला है? वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। बट इफ आई एम ड्रॉइंग एडियाबैटिक ग्राफ, ये हम लोगों ने डिराइव किया दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ इज ऑलवेज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। एंड इफ द स्लोप इज मोर, ओके, इफ द स्लोप इज मोर, दिस टाइम माई ग्राफ विल बी दिस, राइट? दिस टाइम माई ग्राफ विल बी दिस। देखो, मैंने दोनों ग्राफ की शुरुआत यहीं से करी है। दोनों में मेरा चेंज इन वॉल्यूम V1 से V2 ही है, बट माई पाथ आर डिफरेंट। ये वाला जो पाथ है वो आइसोथर्मल है और जो नीचे वाला पाथ है वो कैसा पाथ है? इट इज़ एन एडियाबैटिक पाथ। और एडियाबैटिक पाथ का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से कैसा है? ज़्यादा। स्लोप ज़्यादा होने की वजह से जो फाइनल प्रेशर आया, वो फाइनल प्रेशर कम है। सो दिस इज़ माई फाइनल प्रेशर P3। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ फाइनल पॉइंट फॉर एडियाबैटिक ग्राफ। मान लो मैं वापस यहीं से शुरू करता हूँ,
एंड वापस मैं V1 से V2 पे जा रहा हूं, लेकिन इस बार ना ही मैं आइसोथर्मली जाऊंगा ना ही मैं एडियाबैटिकली जाऊंगा. दिस टाइम आई एम गोइंग टू गो आइसोबैरिकली. आइसोबैरिक मतलब क्या? आइसोबैरिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या? दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. तो ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ये बना आइसोबैरिक, और ये जो पॉइंट है, दिस इज माय फाइनल पॉइंट फॉर आइसोबैरिक. तो कहने के लिए तो ये एक ही ग्राफ है, बट उस एक ही ग्राफ के अंदर हमने तीनों प्रोसेस के ग्राफ्स को ड्रॉ कर लिया. आइसोबैरिक, आइसोबैरिक मतलब क्या? देखो वॉल्यूम V1 से V2 पे आया लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है. आइसोथर्मल, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हुआ. एडियाबैटिक, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हुआ. एंड इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इफ यू कंपेयर, हम लोगों ने यहां पर पढ़ा दैट एडियाबैटिक का जो ग्राफ है उस ग्राफ का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा होगा, और यहां पे वो दिख भी रहा है. एडियाबैटिक कर्व इज अ स्टीपर कर्व, इट लाइज बिलो द आइसोथर्मल कर्व. तो ये ज्यादा स्टीप हुआ और ये कम स्टीप हुआ. अरे गेटिंग? तो आइसोथर्मल वाला ग्राफ हमेशा थोड़ा सा स्मूथ होगा, और एडियाबैटिक वाला जो ग्राफ है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्टीप होगा. गेट इट? फाइन. Now we need to do the same thing, but this time instead of expansion we are going to go under compression. Compression मतलब इस बार वॉल्यूम क्या होने वाला है? कम होने वाला है. मतलब मेरा जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 पे आएगा, और जब भी वॉल्यूम कम होगा, यहाँ पे देखते हैं, look at this, if volume decreases तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा. यहाँ पर भी अगर वॉल्यूम कम हुआ तो जो प्रेशर है वो क्या होगा? बढ़ेगा. राइट? तो यहाँ पर देखते हैं. चलो मान लो ये मेरा इनिशियल स्टेज है I. दिस इज माई इनिशियल स्टेज I. अब यहां से मुझे क्या करना है? वॉल्यूम को कम करना है. बट रिमेंबर, जब भी वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा. तो वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. एरोज आर इंपॉर्टेंट, राइट? एरोज आर इंपॉर्टेंट. लुक एट दैट ग्राफ. क्या मेरा वॉल्यूम V1 से V2 पे गया, मतलब वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर बढ़ा. तो जो मेरा इनिशियल प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर इज दिस. इनिशियल प्रेशर था P1, फाइनल प्रेशर क्या है? P2. ग्राफ काफ़ी स्मूथ दिखाई दे रहा है. स्मूथ ग्राफ मतलब ये कौन सा ग्राफ होगा? डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी, यस, दिस इज गोइंग टू बी आइसोथर्मल ग्राफ. अब वापस मुझे V1 से V2 पे जाना है, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू गो एडियाबैटिकली. एंड एडियाबैटिक ग्राफ कैसा होगा? स्लोप वाइज ज़्यादा. स्लोप ज़्यादा मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे. लुक एट दैट ग्राफ. सो ये जो ग्राफ आया, अगेन एरोज आर लाइक दिस. वॉल्यूम हुआ V1 से V2, वॉल्यूम हुआ कम, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा. ये कौन सा ग्राफ है? दिस इज एन एडियाबैटिक ग्राफ. एंड एडियाबैटिक ग्राफ का जो फाइनल प्रेशर आएगा वो फाइनल प्रेशर आएगा क्या? P3. तो एक बार मैं V1 से V2 गया आइसोथर्मली, एक बार मैं V1 से V2 गया एडियाबैटिकली. अब मैं वापस V1 से V2 पे जाने वाला हूं आइसोबैरिकली. आइसोबैरिक मतलब क्या? आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट. प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या? इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. तो ये जो एरो आया, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? टेल मी. ये बनेगा आइसोबैरिक ग्राफ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर ये तीन ग्राफ ऐसे बनेंगे, वहां पर ये तीन ग्राफ ऐसे बनेंगे. और हमेशा एक चीज आपको याद रखना है कि आपका एडियाबैटिक, देखो आइसोबारिक जो है वो तो आपको मालूम है वो स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है. तो अगर यहां से चालू किया तो स्ट्रेट लाइन ऐसा, यहां पर चालू किया तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा. सवाल हमेशा किसका? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में कौन सा ग्राफ ऊपर आएगा, कौन सा ग्राफ नीचे. आपको इसको ना ऊपर और नीचे ऐसे नहीं पढ़ना है. आप क्या पढ़ोगे? किसका स्लोप ज्यादा है. तो वी हैव डिराइव्ड दिस राइट इन द प्रीवियस लेक्चर दैट द एडियाबैटिक स्लोप विल ऑलवेज बी मोर इन मैग्नीट्यूड देन द आइसोथर्मल स्लोप. एंड बिकॉज द स्लोप इज मोर, यहां पर देखो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में ज्यादा स्टीपर कौन है? ज्यादा स्टीपर मतलब क्या? एडियाबैटिक. और यहां पर ज्यादा स्टीपर कौन है? एडियाबैटिक. मतलब ऊपर वाला ग्राफ. नाउ व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, इन स्टीपर एंड स्मूदर में मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता था. तो हाउ आई यूज्ड टू रिमेंबर दिस एज स्टीपर ग्राफ मतलब वैसा ग्राफ. आप क्या करो, उस ग्राफ को ना एक माउंटेन की तरह इमेजिन करो. तो कौन से माउंटेन पे चढ़ना, क्लाइंब करना ज्यादा डिफिकल्ट है? दैट इज मोर स्टीपर. और जिस माउंटेन पे चढ़ना ज्यादा इजी लग रहा है, दैट इज कंपैरेटिवली स्मूदर ग्राफ. तो अब यहां पर आप देख रहे हो तो ये दोनों ग्राफ है. तो अगर मान लो आप यहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो और आपको इन दोनों पे चलना है, तो विच माउंटेन लुक्स डिफिकल्ट टू क्लाइंब? डेफिनेटली एडियाबैटिक. ये ज्यादा स्टीप है तो इसका स्लोप ज्यादा, ये स्मूथ है. और यहां पर विच माउंटेन लुक्स डिफिकल्ट टू क्लाइंब? डेफिनेटली एडियाबैटिक, मतलब ये ज्यादा स्टीपर है. आर यू गेटिंग इट? So that is just a way of visualizing the slope of the given graph.
ठीक है। सो दिस इज द एक्सपांशन ग्राफ इन तीनों का, दिस इज द कंप्रेशन ग्राफ उन्हीं तीनों का। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू वर्क डन, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 3 ग्राफ है, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। यहाँ पर भी एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक। जिस ग्राफ के नीचे सबसे ज़्यादा एरिया, उसका वर्क डन सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया किस में, आइसोबैरिक में। तो मैं बोलूँगा एक्सपांशन में वर्क डन अंडर आइसोबैरिक इज मोर देन वर्क डन अंडर आइसोथर्मल, मोर देन वर्क डन। सबसे कम एरिया किसके अंदर है, एडियाबैटिक के अंदर। तो याद रखो आइसोबैरिक वर्क इज मोर देन आइसोथर्मल एंड इज मोर देन व्हाट, टेल मी, एडियाबैटिक। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा वर्क किस में आ रहा है, एडियाबैटिक में। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, वर्क डन इन एडियाबैटिक इज मोर देन व्हाट, टेल मी, वर्क डन इन आइसोथर्मल इज मोर देन वर्क डन इन आइसोबैरिक। तो ये हो जाएगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो ये हो गया इन तीनों के वर्क का कंपैरिजन, यहाँ पर हो गया इन तीनों के वर्क का कंपैरिजन। लेकिन हमें पता है दैट कंप्रेशन में जो वर्क होता है ना, वो कैसा होता है, नेगेटिव। अब अगर कंप्रेशन का वर्क ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा है वो टेक्निकली सबसे छोटा हो गया। तो वापस यहाँ पर ये सबसे छोटा हो गया और यहाँ पर जो सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा हो गया। अरे वर्क डन नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा वो छोटा हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द साइन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। अगर आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा, साइन से आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये आंसर आएगा। बट अगर आपने साइन भी कंसिडर किया, तो मैग्नीट्यूड में जो सबसे छोटा है वो साइन के लेने के बाद तो सबसे बड़ा हो जाएगा, बिकॉज कंप्रेशन में वर्क डन कैसा है, नेगेटिव है। तो देन दिस इज योर कंपैरिजन ऑफ ग्राफ ऑफ एक्सपांशन एंड कंप्रेशन इन थर्मोडायनामिक्स। इन ग्राफ पे ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद रखना, समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपांशन ग्राफ। ये साइन, आई मीन ये ग्राफ्स को अच्छे से समझ लेना, उसको अच्छे से याद रखना। और यहाँ पे याद रखना, अगर आपको ये रिलेशन यूज़ करना है तो विथ साइन किया है मैंने, बिना साइन के कंसिडर करना है तो एडियाबैटिक सबसे बड़ा है, क्योंकि जैसा आपको दिख रहा है इसके अंदर सबसे ज़्यादा एरिया है, आइसोथर्मल में थोड़ा कम और आइसोबैरिक में तो सबसे कम एरिया आने वाला है। आर यू गेटिंग इट? सो देन दिस इज ऑल अबाउट योर ग्राफ ऑफ एक्सपांशन एंड कंप्रेशन। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन योर मार्वल। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बट वो क्वेश्चन सिंपल तब लगेगा अगर ये दोनों ग्राफ अच्छे से। सो नाउ जो एक पार्ट अपना पेंडिंग है, एडियाबैटिक इक्वेशंस, जिसको डिराइव करना बाकी है, अब उसको स्टार्ट करते हैं एंड प्रूव करना हमें PV रेज टू गामा इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको प्रूव कर लेते हैं, तो वो वाला पार्ट जो अपना पेंडिंग है दैट विल गेट ओवर। सो नाउ वी नो दैट ये जो चीज़ है ये एडियाबैटिक इक्वेशन है। अब एडियाबैटिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है एडियाबैटिक कंडीशंस भी अप्लाई होंगे, और एडियाबैटिक कंडीशन क्या होता है कि एनर्जी आपका सिस्टम में कांस्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट dq इज इक्वल टू व्हाट, du प्लस dw, राइट। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब एडियाबैटिक कंडीशन है, तो एडियाबैटिक कंडीशंस क्या होते हैं, एडियाबैटिक कंडीशंस होते हैं dq इज 0, और अगर आपका dq 0 हो गया है तो du कैसा हो गया, टेल मी, du कैसा हो गया, माइनस dw। फाइन। अब हम लोगों ने आइसोकोरिक प्रोसेस में ये पढ़ा था दैट मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV क्या होता है, du by ndt। एंड इफ cu इज du by ndt, तो व्हाट इज du, टेल मी। इस du को क्या मैं लिख सकता हूँ, du को मैं लिख सकता हूँ, यस टेल मी, du विल बी रिटन एज व्हाट, du विल बी रिटन एज n CV dt। और एक काम करते हैं, dq 0 हो गया ना, तो यहाँ पे ऐसा लिख दो, 0 इज इक्वल टू, पहले क्या है du क्या हो गया, टेल मी, यहाँ से du हो गया n CV dt, तो यहाँ पर आप लिख दो n CV dt प्लस dw। हमें पता है था dw का फॉर्मूला क्या होता है, pdv होता है, राइट। तो इसको मैंने लिख दिया pdv। आई होप इतना आपको समझाओ, कुछ किया नहीं यार। dq इज du प्लस dw, एडियाबैटिक कंडीशन है, dq हो गया 0, dq 0 हो गया तो dq की जगह पे रख दिया यहाँ पर 0, ये हो गया du प्लस dw, du हो गया कितना, n CV dt, तो du की जगह पे आप लिख दो n CV dt और dw क्या हो गया, pdv। ये ठीक है, फाइन। व्हाट नेक्स्ट,
यहाँ पर कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप टू में हमें ये इक्वेशन पता है, आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज एन आर टी। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो ये यू वी हो जाएगा, तो यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू क्या, एन आर डी टी। तो यहाँ से डी टी क्या हो जाएगा, डी टी ये हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर। तो फिर ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। एक काम करता हूँ, इफ आई पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, तो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे क्या है, 0 इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, और डी टी की जगह पे मैं पूरी चीज़ लिखूँगा, पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर प्लस पी डी वी, ये ठीक है। एंड यहाँ से ये n और ये n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह पर n कैंसिल। लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या बचा है, 0, और राइट पे क्या है, ये सी वी अंदर मल्टीप्लाई होगा, सी वी अगर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, सी वी पी डी वी, राइट, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, सी वी वी डी पी, डिनोमिनेटर में क्या है, आर, तो ये आर भी तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, आर पी डी वी, द होल अपॉन आर, आई होप इतना आपको समझा। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और वो जो डिनोमिनेटर में आर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, फाइन, व्हाट एल्स नाउ। अगर मैं इस आर को यहाँ पर भेजता हूँ तो वो चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस ये जो आर है ना, इस आर को मैं लिखने वाला हूँ सी पी माइनस सी वी, आई होप इट इज़ फाइन। सी पी इज सी वी प्लस आर, तो सी पी माइनस सी वी क्या हो जाएगा, आर, और ये क्या है, पी डी वी। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर में आर था वो यहाँ पर चला गया 0। अब ये क्या है, सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस, इसको अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, सी पी पी डी वी माइनस ये अगर अंदर गया तो क्या हो जाएगा, सी वी पी डी वी। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, यस, सी वी पी डी वी, ये प्लस है वो माइनस है, कैंसिल हो गया, फाइन। अब यहाँ पर क्या है, 0 इज इक्वल टू ये क्या है, सी वी वी डी पी प्लस सी पी पी डी वी, फाइन। अगर आप इसको यहाँ पर ले लेते तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी पी पी डी वी इज सी वी वी डी पी, ओके। what else I can do, I can take this सी वी in the denominator, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी पी बाई सी वी, इधर क्या है, पी डी वी, और यहाँ पर क्या है, वी डी पी। वट इज सी पी बाई सी वी, गामा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ गामा पी डी वी, और ये क्या है, वी डी पी, राइट। नाउ व्हाट एल्स, मैं इस v को यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, माइनस गामा तो है ही ऑलरेडी, ये डी वी है ही, और आपने क्या किया, इस v को नीचे ले लिया, राइट साइड ऑलरेडी क्या आपके पास डी पी है, और आप इस p को भी यहाँ पे नीचे ले लो, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, माइनस ऑफ गामा डी वी बाई वी इज इक्वल टू डी पी अपॉन पी। अब मैं दोनों तरफ है ना इंटीग्रेट कर लेता हूँ, तो अगर आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ गामा इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, राइट। सो देन दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, टेल मी, माइनस गामा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी, ये हो जाएगा लॉग वी, डेफिनेटली ये है टू द बेस ई। अच्छा, यहाँ पर ना एक कॉन्स्टेंट आएगा प्लस सी, लेट मी राइट इट एज C1। उस तरफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई पी, ये क्या हो जाएगा, लॉग पी टू द बेस ई, है ना, उसका भी एक कॉन्स्टेंट आएगा C2, राइट। मैं क्या करता हूँ, इस माइनस गामा को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, टेल मी, माइनस गामा लॉग वी टू द बेस ई प्लस माइनस माइनस गामा इंटू C1, उस तरफ क्या है,
log p टू द बेस ई, और ये क्या है C2। फाइन। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट दिस इज सेम एज, ये देखो ना, ये पूरी चीज एक कांस्टेंट है, दिस एंटायर थिंग इज अ कांस्टेंट, इवन दिस एंटायर थिंग इज अ कांस्टेंट। ये देखो ना, गामा इज अ कांस्टेंट, C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये दोनों भी तो कांस्टेंट ही है। एंड बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो अब आपके पास क्या है यहाँ पर, माइनस ऑफ गामा log v टू द बेस e इज इक्वल टू, ये क्या है, log p टू द बेस e, एंड ये और ये मिला के सम कांस्टेंट k लिख दो यहाँ पे। गेट इट? इसी चीज़ को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, दिस इज सेम एज log ऑफ p टू द बेस e, ये क्या है, माइनस गामा log v, उसको वहाँ पर ले लो तो क्या हो जाएगा, प्लस गामा log v, और ये जो कांस्टेंट है उसको आप यहाँ पे भेज दो, तो एक्चुअली ये प्लस k बन जाएगा माइनस k, बट डोंट यू थिंक दिस इज स्टिल अ कांस्टेंट, दिस इज स्टिल अ कांस्टेंट, राइट? तो अब अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग ये सब आपने लिख लिया होगा, तो अब उस चीज़ को अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, आपके पास लेफ्ट में क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको मैं c लिख रहा हूँ, राइट में क्या आपके पास log ऑफ p टू द बेस e, और ये देखो ना, ये गामा जो वो पावर बन जाएगा, सी रिमेंबर log ऑफ a रेज टू b इज b log a, राइट? log ऑफ a रेज टू b इज व्हाट, b log a, मतलब जो भी पावर है आप उसको आगे ले सकते हो, तो जो पावर ऑलरेडी आगे है मैं इसको ऊपर भी तो ले सकता हूँ, इट्स उल्टा, तो गामा log v विल बिकम व्हाट, टेल मी, प्लस log ऑफ v रेज टू गामा, एंड वी नो दैट log a प्लस log b इज log ऑफ ab, तो ये क्या हो जाएगा, pv रेज टू गामा। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, log a प्लस log b इज व्हाट, log ऑफ ab, सो log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दैट इज log ऑफ दिस इनटू दैट। अब ये log है, अगर मान लो मैंने दोनों साइड एंटी लॉग ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ c इज एंटी लॉग ऑफ log ऑफ pv रेज टू गामा, राइट? Anti-log of a constant, it is still a constant, and anti-log और log एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा, pv रेज टू गामा। तो ये आ गया अपना इक्वेशन दैट pv रेज टू गामा इज कांस्टेंट। डेफिनेटली ये जो डेरिवेशन है वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जान लेना ज़रूरी है दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू pv रेज टू गामा। तो यही तो हमने डिराइव किया था, दैट एडियाबैटिक इक्वेशन होता है, राइट? pv रेज टू गामा इज कांस्टेंट। और यहीं से हमने क्या किया था, यहीं से हमने और दो इक्वेशंस को डिराइव किया था। कौन से दोनों इक्वेशंस थे वो, वी हैड डिराइव्ड टू मोर इक्वेशंस फ्रॉम द सेम थिंग, एंड यू नो दोज टू इक्वेशंस वर, एक था ये, एक बार आप इसको रिप्लेस कर देते हो, किसको, p को रिप्लेस कर देते हो nRT/v से, राइट? तो फिर यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है, tv रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, एक इक्वेशन ये बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो एन एडियाबैटिक इक्वेशन। एंड यहाँ से एक इक्वेशन क्या बनेगा, जब आप v को रिप्लेस करोगे किससे, nRT/p से, तो अगर आपने वो किया तो फिर आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी t रेज टू गामा p रेज टू 1 माइनस गामा इज कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा अपना दूसरा इक्वेशन। आर यू गेटिंग इट? तो ये तीनों ही क्या है, एडियाबैटिक इक्वेशन, और हमने इन तीनों एडियाबैटिक इक्वेशंस के स्लोप भी देखे थे। इसका जो स्लोप था दैट वाज dp/dv इज माइनस ऑफ p/v, इसका स्लोप था। फिर इसका जो स्लोप था वो क्या था, dv/dt इज 1/1 माइनस गामा v/t, और इसका जो स्लोप था दैट वाज dp/dt इज गामा अपॉन गामा माइनस 1 p/t। तो ये तीनों के हमने क्या कर लिए, स्लोप्स को भी डिराइव कर लिया था। इन स्लोप को डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं होता, आपको जिस किसी भी इक्वेशन का स्लोप चाहिए आपको सिर्फ उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब ही तो स्लोप होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यू नो आवर एडियाबैटिक प्रोसेस, उसका डेरिवेशन, उसका इक्वेशन, जो कुछ भी पढ़ना था वो सब कुछ यहाँ पर ख़त्म होता है।
Are you getting it? Now we will start with the most important topic of thermodynamics. It is called as degree of freedom. So now we are going to start with the topic of degree of freedom. Degree of freedom happens to be the most conceptual topic that we need to learn under the topic of thermodynamics. There is one law which belongs to KTG. The entire understanding of degree of freedom works under the umbrella of that law. So now let us learn what that law is. If you remember, KTG के टाइम पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT. आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT. और यहीं से हमने लिखा था दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फार्मूला इन दैट चैप्टर इन द MCQ. और एक फार्मूला ऐसा आया था 3/2 PV. आप nRT को PV भी तो लिखते हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, 3/2 nRT या फिर 3/2 PV. These are the two formulae. However, as of now, I am just interested in this formula. Kinetic energy is equal to what? Tell me, 3/2 nRT. इस फॉर्मूला में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT. इस फॉर्मूला में अगर मैं स्मॉल n को लिख देता हूँ, स्मॉल n को इफ आई राइट इट एज n/Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, तो चलेगा. n/Na ऐसे लिख सकते हैं ना. और अगर मैंने इस n को नीचे ले लिया तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा? अगर आप उस n को नीचे ले लेंगे देन यू विल हैव यहाँ पर वॉटर में काइनेटिक एनर्जी KE अपॉन कैपिटल N. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी KE अपॉन कैपिटल N इज इक्वल टू 3/2 RT/Na. आई रिपीट, इस n को मैंने नीचे ले लिया इज इक्वल टू 3/2 RT/Na. एंड वी नो that R/Na is Boltzmann's constant Kb, है ना. R/2 is what? Boltzmann's constant Kb. तो फिर ये क्या बनेगा? Ke/n is equal to what? 3/2 kBT. राइट. आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी, 3/2 kBT. लेट मी स्टार्ट विथ हियर. सो ये जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, काइनेटिक एनर्जी KE इज इक्वल टू 3/2 kBT. व्हाट डू यू कॉल दिस? तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. इसको हम बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी. इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी. अब इसको एवरेज क्यों बोलते हैं? लॉजिक क्या है? रीज़न क्या है? मान लो जैसे एक कंटेनर है. इमेजिन दैट यू हैव ए कंटेनर एंड इन दिस कंटेनर लेट अस अज्यूम that I have 5 molecules. इस कंटेनर में let us say I have 5 molecules. एक यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा. अब ये 5 मॉलिक्यूल तो रैंडमली जा रहे होंगे. अच्छा, पहले लिख लेता हूँ मैं. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? 5. कोई भी मॉलिक्यूल कहीं पे भी जा रहा है, कंप्लीट केओस है अंदर, पूरा रैंडमनेस. ये जा रहा है इधर, ये आ रहा है इधर, ये नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. रैंडम मोशन. कोई भी किसी भी जगह पे जा रहा है, सबका स्पीड भी अलग अलग है, तो सबका काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगा. तो मान लो इसके पास है काइनेटिक एनर्जी 1 जूल का, इसके पास है 2 जूल का, इसके पास है लेट अस से 3 जूल्स, लेट अस से दिस इज 5 जूल्स, लेट अस से दिस इज 4 जूल्स. सो आई हैव 5 मॉलिक्यूल्स, ऑल 5 आर मूविंग रैंडमली इन रैंडम डायरेक्शंस. सबके पास कुछ भी स्पीड है, कोई भी किधर भी जा रहा है, कुछ भी एनर्जी है. किसी के पास 1, किसी के पास 4, 5, 2, 3, कुछ भी एनर्जी है. हावेवर अगर मैं आपको पूछता हूं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल गैस, टोटल गैस का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अब नाउ वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी हैपेंस टू बी ए स्केलर क्वांटिटी. इफ इट्स अ स्केलर क्वांटिटी आप उसको नॉर्मली ऐड कर सकते हो. तो यहां पर क्या होगा? इट इज लाइक 5, इसका एनर्जी 5 जूल्स प्लस इसका कितना है 2 जूल्स प्लस इसका कितना है 3 जूल्स, इसका कितना है 1 और 4, तो 1 जूल प्लस 4 जूल. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? टोटल एनर्जी आया 5 और 2 7 और 3 10 और 11 और 4 15, 15 जूल्स का आई हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी. ओके, 15 जूल्स का आई हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी. फाइन. अब मैं क्या करता हूँ, इस काइनेटिक एनर्जी को दोनों साइड पे n से डिवाइड कर देता हूँ. डिवाइड बाय n ऑन बोथ साइड्स. तो अगर आपने ये कर लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा?
काइनेटिक एनर्जी टोटल अपॉन एन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 15 जूल अपॉन 5, तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 3 जूल्स पर 5, क्या था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ना, मतलब ये क्या बनेगा 3 जूल पर मॉलिक्यूल। और मैं इसको मैं बोलूँगा क्या पता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको ये वर्ड समझा हो, वाई एम आई कॉलिंग एज एवरेज, क्योंकि देखो किसी के पास एनर्जी है कितना 1 का, किसी के पास एनर्जी है 5 का, किसी के पास 4, किसी के पास 3, किसी के पास 2, सबके पास अपना अपना कुछ भी वैल्यू हो सकता है एनर्जी का। अब मैं हर एक मॉलिक्यूल को तो पढ़ नहीं सकता, मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 लिया है। अगर मान लो आपके पास 1 मोल ऑफ बी गैस है, 1 मोल ऑफ गैस, स्टिल यू हैव 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर एक डब्बे में मैंने सिर्फ 1 मोल भी रखा गैस का, तो मेरे पास 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को पढ़ना ह्यूमनली टाइमली पॉसिबल नहीं होता। सो फॉर मी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी इंडिविजुअली ऑल दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं सबका इंडिविजुअल एनर्जी नहीं पढ़ सकता, तो मैं किसको पढ़ूंगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप मुझसे पूछते हो कि इस मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या है, उसका एनर्जी एक्चुअली 1 जूल है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जैसे इसका एनर्जी है 3 जूल्स। आप बोलोगे इसका कितना है 4, नहीं, इसका भी कितना है 3 जूल, इसका भी 3, इसका भी 3 जूल्स, इसका भी 3 जूल्स। इंडिविजुअली मैं कब कब किस को पढ़ूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे लिए एक ऐसा नंबर आ गया जिसको मैं क्या बोलूंगा, एवरेज। अब मेरे लिए हर किसी मॉलिक्यूल के पास 3 जूल्स का एनर्जी है, 3 3 3 3 3 हो गया ना 15। आर यू गेटिंग इट? तो हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट क्यों लाया, पहले ये आप समझो। आपके पढ़ाई में, आपके स्टडीज में, व्हाई डू वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज? वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजिंग बिकॉज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के जो अलग अलग एनर्जी के वैल्यूज हैं उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मेरे पास एवरेज नंबर है कि हाँ भाई, अगर आप मुझसे पूछते हो किसका भी किसी भी मॉलिक्यूल को रैंडमली अगर मैंने इस डब्बे में हाथ डाला, कोई भी एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया, तो उसके पास कितना एनर्जी था, आप नहीं बोलोगे किसी के पास 1 था, 2 था, 3, नहीं, सबके पास कितना एनर्जी है 3 जूल्स। एवरी मॉलिक्यूल हैज एन एनर्जी ऑफ 3 जूल्स नाउ। आर यू गेटिंग इट? एंड ये जो 3 जूल का एनर्जी है उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और उसी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, 3/2 kBT। नाउ kB इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, R/Na। इसका मतलब क्या, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगा, राइट? टेम्परेचर बढ़ने पे सब मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो सभी के पास एनर्जी क्या होगा, कम होगा। आर यू गेटिंग इट? अब जब हम बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अब देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम केटीजी चैप्टर पढ़ रहे थे ना, केटीजी चैप्टर, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कौन सा काइनेटिक एनर्जी था पता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ आई विल टेल यू इन डिटेल व्हाट डू आई मीन बाय दिस, बट एज ऑफ नाउ जस्ट मेक अ नोट that during the entire chapter of KTG, हमने जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है या जो भी काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, 3/2 nRT, 3/2 PV, whatever, that was only and only ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और उसी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 3/2 kBT, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। अब सुनो, इस मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है, आपने बोला 3 जूल्स। इसका कितना एनर्जी, आपने बोला 3 जूल्स। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मैं आपसे एनर्जी पूछता हूँ, किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी मैं आपसे पूछता हूँ, किसी का भी, तो आप क्या बोलोगे, 3 जूल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का एनर्जी आपने बोला 3 जूल्स। अब ये मॉलिक्यूल किधर जा रहा है, दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग इन स्पेस, that molecule is going in space. Now when I say it is going in space, मतलब क्या, उसका एक रैंडम डायरेक्शन होगा। उस रैंडम डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे रिजॉल्व कर सकते हो, राइट? ऐसे, ये आपका एक्स, वाई और जेड एक्सिस है ना, और मान लो ये वाला मॉलिक्यूल जा रहा है ऐसे, तो आप इसको एक्स पे, वाई पे और जेड पे रिजॉल्व कर सकते हो, राइट? तो हमारा एक अजम्पशन, व्हाट इज दैट अजम्पशन, आई विल टेल यू। That assumption, first of all, it is called as law of equipartition of energy. Okay, हमारा जो assumption है
दैट assumption is called as what? Law of equipartition of energy. Now जैसा आपको नाम में सजेस्ट किया गया है, इक्वी मतलब आपके पास जो भी एनर्जी है वो इक्वली पार्टीशनड है. पार्टीशनड मतलब क्या? डिवाइडेड. मतलब ये जो 3 जूल्स का एनर्जी है ना, इट इज डिवाइडेड इन स्पेस इक्वली. मतलब इस 3 जूल में से 1 जूल इज ऑन एक्स एक्सिस, 1 जूल इज ऑन वाई एक्सिस, 1 जूल इज ऑन जेड एक्सिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब अगर इसके पास एवरेज है एनर्जी 3 जूल्स का, तो मैं क्या मानूंगा कि उसके एक्स कंपोनेंट की वजह से जो एनर्जी है दैट इज ऑल्सो 1 जूल, उसके वाई की वजह से जो एनर्जी है दैट इज ऑल्सो 1 जूल, एंड उसके जेड कंपोनेंट की वजह से जो एनर्जी है दैट इज ऑल्सो 1 जूल. दिस इज प्योरली एन अजम्पशन. देर इज नो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल प्रूफ. ये हमारा एक अजम्पशन है. अब इस अजम्पशन को यूज करके हमने दुनिया में और भी कुछ लॉज बनाए, और भी कुछ थ्योरीज और प्रैक्टिकल्स किए. वो सारी चीज़ें सही आने लगी, उसका थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू मैच हो रहा था. तब मुझे मालूम पड़ा कि ये जो मेरा अजम्पशन है वो सही है. अरे गेटिंग इट? इसी अजम्पशन पे गामा का वैल्यू आया था 1.4, जो लैप्लास ने साउंड वेव्स चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा. लैप्लास ने के एडियाबैटिक का वैल्यू रखा था कितना? गामा पी. उन्होंने गामा का वैल्यू कितना लिया था? 1.4, और 1.4 रखते ही वो आंसर मैच हो गया था जो न्यूटन से नहीं मैच हुआ था. आर यू गेटिंग इट? तो हमने लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी को यूज करके गामा के सारे वैल्यूज निकाले, और वो गामा के वैल्यूज रियल लाइफ में आंसर सही देने लगे. तो मुझे तसल्ली हो गई कि मेरा जो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, मेरा जो अजम्पशन था वो सही था. एंड व्हाट इज दैट अजम्पशन? इट इज सिंपल अजम्पशन कि भाई तुम्हारा जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वो तीनों एक्सिस पे इक्वली बटा हुआ है. मतलब अगर यहाँ पर 3 है तो ये 1 1 और ये 1. अगर यहाँ पर 30 होता तो 10 10 एंड 10. अगर यहाँ पर 6 होता 2 2 एंड 2. 9 होता तो 3 3 एंड 3. Are you getting it? It is purely an assumption, and that assumption is called as what? Law of equipartition of energy. And what is that law? ये law आपको ये कहता है कि आपका जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वो तीनों एक्सिस पे इक्वली बटा हुआ है. अब यहां पर मेरे पास एनर्जी कितना है? 3/2 kBT. तो अगर 3/2 kBT को मैं इक्वली स्पेस में बांट दूं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, तो 3/2 के पहले तो आप 3 टुकड़े कर दो. 3/2 का 3 टुकड़ा मतलब क्या? हाफ kBT ईच. मतलब क्या? हाफ kBT इज ऑन एक्स एक्सिस, हाफ kBT इज ऑन y axis, and half kBT is on z axis. This is my law of equipartition of energy. NEET 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. इसी साल जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन था, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो रिमेंबर कि आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तीनों एक्सिस पे इक्वली बटा हुआ है, और उसका वैल्यू कितना है? हाफ kBT. हाँ, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली ये सब भी बढ़ेगा, इंडिविजुअल एक्स वाई और जेड पे भी. और बिकॉज इट इज़ काइनेटिक एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. आप उसको रेगुलरली नॉर्मली ऐड कर सकते हो. उसके लिए पैरेललोग्राम या वेक्टर एडिशन ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये हाफ और हाफ कितना हो गया? 3/2 kBT हो गया. आर यू गेटिंग? इट्स अ सिंपल लॉ. अगर मान लो यहाँ पर 10 है तो ये कितना? 3.33 3.33 एंड 3.33 इक्वली डिवाइडेड ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. दिस इज माय लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है वो इक्वली पार्टीशनड है. दैट इज माय लॉ. नीट 2020 इसी साल के पेपर में ये क्वेश्चन था, जो अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ, 10 दिन पहले, राइट? सो दैट इज अवर लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी. गेट इट? सो व्हाट डज द लॉ से? द लॉ सेज दैट योर एनर्जी is equally divided, right? Your energy is what? Equally divided on every axis. ठीक है. अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना था? 3/2 kBT. एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल का एनर्जी. तो मैं यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं कि एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल का एनर्जी मतलब एवरेज हुआ ऑन एन एक्सिस. एक मॉलिक्यूल का एनर्जी एक एक्सिस पे कितना होता है? हाफ kBT.
3 एक्सिस मिला दिए तो कितना हो जाएगा इन स्पेस, और इन स्पेस कितना हो जाएगा दिस इंटू 3 मतलब 3/2 kBt, मतलब एक मॉलिक्यूल का एवरेज एनर्जी कितना हो गया 3/2 kBt। इज दैट फाइन? तो यहाँ से वही आ जाएगा। तो किसी भी एक मॉलिक्यूल का एक एक्सिस पे एनर्जी कितना होता है 1/2 kBt। दिस इज माई लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाउ ये लॉ पढ़ने के बाद वी आर इन अ पोजिशन टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम? आइए सबसे पहले लेट मी डिस्कस द टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन, कितने टाइप के मोशन एक मॉलिक्यूल परफॉर्म कर सकता है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन अ मॉलिक्यूल कैन परफॉर्म। फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज translational motion. Second, it is called as rotational motion, and third, it is called as oscillatory motion. Okay, कोई भी मॉलिक्यूल, oscillatory motion से ज़्यादा टेक्निकल वर्ड विल बी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। तो कोई भी मॉलिक्यूल कितने टाइप के मोशन परफॉर्म कर सकता है? 3, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। पूरे केटीजी चैप्टर में आपने जो भी मॉलिक्यूल पढ़ा, मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, कोई भी एटॉमिसिटी हो, केटीजी पूरे चैप्टर में हम उस मॉलिक्यूल का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही देखते हैं। हालांकि मॉलिक्यूल सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करता, मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल बहुत सारे मोशन परफॉर्म करता है। नाउ लेट अस सी हमें बाकी दोनों मोशन को कैसे कंसिडर करना है और उस मोशन की वजह से उनके बिहेवियर में या उनके एनर्जी के फॉर्मूला में क्या क्या डिफरेंस आएगा। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक है तो एग्जाम्पल में ले लेंगे हम लोग किसको, मान लो आर्गन ले लेता हूँ। मोनो एटॉमिक है, इनर्ट होगा, ये किसी और के साथ मिक्स वगैरह होने नहीं वाला, बॉन्ड वगैरह बनाएगा नहीं, आर्गन। तो ये जो आर्गन है इट्स अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है? सी, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या ये एक सीधे एक्सिस पे आगे या ऊपर या टूवर्ड्स यू, ये इन XYZ एक्सिस पे क्या वो मोशन कर सकता है? इस तरह से कुछ, ये आपका स्पेस हो गया, राइट। तो अगर एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है, अगर एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, लेट मी टेक द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल टू बी व्हाट, लेट अस से दिस कैप, लेट अस से ये एक मॉलिक्यूल है। तो ये कहीं पे भी, क्या ये आर्गन का मॉलिक्यूल इधर आगे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, आपके पास आ सकता है? हाँ, कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, राइट। तो क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है? माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है? आंसर है हाँ। अब क्या ये रोटेशनल मोशन कर सकता है? दिस रोटेशनल मोशन कर सकता है, हाँ। ये जो आर्गन का मॉलिक्यूल है होगा तो स्फेरिकली ना, तो वो गोल तो घूम ही सकता है, एक उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना ऐसे, तो वो एक्सिस पे तो घूम ही सकता है गोल। और क्या वो वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है? अब वाइब्रेशनल मोशन का मतलब क्या है? आप ये नहीं बोल सकते कि आर्गन का मॉलिक्यूल अगर ऐसे आगे पीछे जा रहा है तो इसको हम लोग वाइब्रेशन बोलेंगे, नहीं। ये जो आगे पीछे जा रहा है, दिस इज लीनियर मोशन ओनली, आगे गया पीछे आया, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन ही हो गया। तो फिर वाइब्रेशनल मोशन किसको कहा जाएगा? वाइब्रेशनल मोशन मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है, सॉरी एक एटम है, दूसरा एटम है और उनके बीच में एक बॉन्ड है, क्या मैं बॉन्ड को स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकता हूँ? ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये पूरा बन गया मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को मैं स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। और अगर मान लो ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे दूर जाते हैं और पास आते हैं, कैन यू इमेजिन वन एटम अनदर एटम, बीच में स्प्रिंग है, दोनों ऐसा दूर जा रहे पास आ रहे, दूर जा रहे पास आ रहे, अगर ये वाला मोशन होगा, दैट मोशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, अब अगर इस मोशन को मैं वाइब्रेशनल मोशन बोलता हूँ तो इसका मतलब एक बॉन्ड तो चाहिए ही मिनिमम। अगर एक बॉन्ड चाहिए मतलब मिनिमम मेरे को 2 एटम चाहिए, बट यहाँ पे मैं किसको पढ़ रहा हूँ?
मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल को पढ़ रहा हूँ, एंड बिकॉज यू आर स्टडिंग मोनो एटॉमिक तो ये वाइब्रेशनल मोशन नहीं कर सकता। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया है। क्या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है? आंसर है हाँ। क्या वो रोटेशनल मोशन कर सकता है? क्या वो अपनी जगह पर घूम सकता है किसी भी एक्सिस पे? हाँ। क्या वो वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है? ना। अरे क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन करने के लिए मिनिमम मेरे को क्या चाहिए? 2 एटम चाहिए। हालांकि मैं किसको पढ़ रहा हूँ? मोनो एटॉमिक। ओके फाइन। मोनो एटॉमिक के बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? लेट अस से वी टॉक अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो अगर आप डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हो तो डायटोमिक के एग्जाम्पल के तौर पे लेट मी टेक H2। मतलब हाइड्रोजन का एक एटम है यहाँ पर, हाइड्रोजन का दूसरा एटम है यहाँ पर, दोनों के बीच में एक सिंगल ऐसे मान लो बॉन्ड है, ठीक है। अभी सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सब केमिस्ट्री में मैटर करता है। यहाँ पर मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी बात कर रहा हूँ। किस एंगल पे आपने बॉन्ड बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, कितने बॉन्ड है, ये सब फिजिक्स में मैटर नहीं करता। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कितने भी बॉन्ड हो, मैं हर एक बॉन्ड को सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग की तरह ट्रीट करने वाला हूँ। सो गेट दिस स्ट्रेट इन योर माइंड, वी आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। फॉर अस एवरी बॉन्ड इज अ स्प्रिंग। फाइन। अब तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया, हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पर, हाइड्रोजन का दूसरा एटम यहाँ पर, और बीच में क्या है? एक स्प्रिंग है, बॉन्ड है उनका। मेरा क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन का ये एटम ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है? हाँ। अगर आपने एक्स वाई और जेड एक्सिस लिए ऐसे, ठीक है, इफ दीज आर योर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो हाइड्रोजन का अगर यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल है तो वो एक्स पे आगे जा सकता है, वो वाई पे ऊपर जा सकता है, और वो जेड पे तुम्हारे पास भी आ सकता है, वो कहीं पे भी घूम सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन तो हर कोई मॉलिक्यूल कर सकता है। माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये रोटेशनल मोशन कर सकता है? डेफिनेटली हाँ। देखो ना, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया तो ऐसे रोटेट भी तो करेगा इस एक्सिस के आसपास, है ना, इस एक्सिस के आसपास ये भी रोटेट करेगा, वो भी रोटेट करेगा, तो वो रोटेशनल मोशन कर सकता है। नाउ क्या वो वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है? आंसर इज हाँ। अब ये मॉलिक्यूल ऐसे दूर जाके पास आएगा, दूर जाके पास आएगा, दूर जाके पास आएगा, तो हाँ ये वाइब्रेशनल मोशन भी कर सकता है। बट एक चीज़ याद रखना, वाइब्रेशनल मोशन सिर्फ और सिर्फ कब होता है? एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं हमेशा। अगर ये वाइब्रेट होने लगा मतलब क्या? ये बहुत ही नज़दीक है टूटने से। आर यू गेटिंग इट? मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने वाला है अभी, तो उसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाने के लिए। गेट इट? तो हाँ वाइब्रेट करेगा, बट वाइब्रेशन हैपन्स ओनली एट हाई टेम्परेचर। अगर क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि भाई टेम्परेचर बहुत ही कम है, रूम टेम्परेचर है या 40 डिग्री 50 डिग्री, तो याद रखना 40-50 डिग्री पे कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं होता। तो अगर टेम्परेचर का वैल्यू कम दिया है तो आप वाइब्रेशन में भी क्रॉस करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये हो गया मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये हो गया डायटोमिक मॉलिक्यूल। वैसे हम लोग ट्राइएटॉमिक भी पढ़ेंगे, पॉली एटॉमिक भी पढ़ेंगे, बट आगे जाने से पहले आई वांट कि आप लोगों को इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का पहले आप मतलब समझो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? कि आपका मॉलिक्यूल कौन से मोशन कर सकता है जो उसके एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेंगे। मेक अ नोट, आई डोंट हैव स्पेस, आई एम नॉट एबल टू राइट इट, यू राइट इट इन योर नोटबुक। राइट डाउन, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द काउंट ऑफ, राइट डाउन, डिग्री ऑफ फ्रीडम is the count of number of possible motions. Degree of freedom is the count of number of possible motions that a molecule can perform. Number of possible motions that a molecule can perform which will contribute to energy, which will contribute to energy. अब इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। ये देखो, मैंने आपसे पूछा क्या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है? आपने बोला हाँ, ये एक छोटा सा एटम होगा, ये उसका एक्सिस होगा और वो ऐसे रोटेट करेगा। गुड, फाइन। बट अगर ये रोटेट करता है, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है?
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंड व्हाट इज आई का जनरल फॉर्मूला? आई क्या होता है? टेल मी। समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। उसमें आर क्या होता है? आर होता है आपके पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, आपके पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। अब ये जो मेरा पार्टिकल है, अरे वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही है, कितना छोटा सा मॉलिक्यूल होगा, वही मॉलिक्यूल से आपका एक्सिस भी पास हो रहा है, तो आपका जो डिस्टेंस है वो कैसा है? एज गुड एज जीरो। इफ द डिस्टेंस इज जीरो दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जीरो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर जीरो हो गया ना, तो आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया। और अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, अब ध्यान से सुनना मेरा सवाल, क्या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है? आपका आंसर है हाँ, वो रोटेट करेगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या उसका रोटेशन एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं। अरे अगर उसने रोटेट किया भी तो भी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ योर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? द डिस्टेंस इज जीरो। इफ द डिस्टेंस इज जीरो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जीरो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। मतलब क्या वो रोटेट करेगा? हाँ। बट क्या उसका रोटेशन काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा? आंसर है ना। तो मतलब वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। Are you getting it? My definition was what? Degree of freedom is the count of number of possible motions that your molecule can perform which will contribute to energy. क्या वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है? आंसर है हाँ। बट क्या उसका रोटेशनल मोशन एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं। तो मैं इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम में नहीं गिन सकता। व्हाट अबाउट वाइब्रेशन? अब वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा, जब उसका वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा तो डेफिनेटली एनर्जी में तो कंट्रीब्यूट नहीं ही करेगा वो। बचा क्या? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ, तो अगर वो इधर उधर घूम रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ही, उसके पास कुछ ना कुछ मास है ही, तो ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा और उस ट्रांसलेशनल मोशन का एनर्जी में कंट्रीब्यूशन भी होगा, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसको गिनेंगे। आर यू गेटिंग इट? व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल देखो, ट्रांसलेशनल का तो सिंपल फॉर्मूला अपना हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये ट्रांसलेट भी करेगा और वो एनर्जी में कंट्रीब्यूट भी करेगा, तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल तो आने ही वाला है। व्हाट अबाउट रोटेशनल? रोटेशनल होता है कितना? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आपका एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, अब ये आपका क्या है? एटम। ये आपका एटम, तो यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है आर, ये आर जो है वो नॉन ज़ीरो है। इधर आपका जो मॉलिक्यूल है वही तो एक्सिस के ऊपर था, इधर आपका आर जीरो था। बिकॉज आर जीरो था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हुआ। बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो था, रोटेशन करने की एनर्जी जीरो हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट अबाउट आर? माई आर दिस टाइम इज नॉन जीरो। आर इज नॉन जीरो मतलब क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉन जीरो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन जीरो है, इसके लिए इस बार अगर आई नॉन जीरो हो गया तो ये क्या करेगा? ये रोटेट भी करेगा और उस रोटेशन से जो एनर्जी बनेगा वो भी नॉन जीरो होगा। यहां पे रोटेशन हो रहा था मोनोएटॉमिक में, बट आई जीरो होने की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो आ रहा था, और इस बार क्या हो रहा है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं आने वाला, तो इस बार रोटेशनल मोशन भी काउंट होगा। आर यू गेटिंग इट? तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिसिटी पे। नाउ वी आर नॉट डन विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट येट, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इफ आई वर टू आस्क यू व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप सिंपल लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में रादर, आप क्या बोलेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल, पहले आप ये चेक करो कि वो कितने टाइप के मोशन कर सकता है, फिर आप ये देखो कि वो जितने टाइप के मोशन कर सकता है उसमें एनर्जी में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे मोनो एटॉमिक में, माई क्वेश्चन टू यू इज, कैन अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेट? द आंसर इज यस, इट कैन रोटेट, बट उस रोटेशन की वजह से एनर्जी कितना आएगा? जीरो। तो रोटेशन तो हो रहा है बट एनर्जी मिला नहीं मिला, तो आप उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम में नहीं गिनेंगे। कैन अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेट? अब आप सोचोगे कि वाइब्रेशन के लिए तो बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड के लिए तो मिनिमम 2 एटम चाहिए, मोनो एटॉमिक में तो एटम है ही नहीं, 2 तो नहीं है ना, एक ही एटम है, तो वाइब्रेट तो करेगा ही नहीं। अब अगर उसका वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा, ठीक है, अगर उसका वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा, तो फिर इफ देर इज नो वाइब्रेशन ओनली, दैट मीन्स एनर्जी में कॉन्ट्रीब्यूट करने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट? So that is how you calculate degree of freedom. Okay, now let us study this in much more detail. तो जैसे मान लो पहले मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में। और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन हो गया? हीलियम हो गया या फिर आर्गन हो गया, ठीक है, हीलियम एंड आर्गन। तो सबसे पहले
आई वॉन्ट टू कैलकुलेट वॉट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो मैंने क्या बोला, कितने टाइप के एनर्जी होते हैं, 3 टाइप के एनर्जी होते हैं। कौन से? ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, सॉरी ट्रांसलेशनल के बाद क्या आएगा, रोटेशनल, एंड देन यू विल हैव व्हाट, वाइब्रेशनल। 3 तरह के एनर्जी होते हैं। पढ़ क्या रहा हूं मैं, मोनो एटॉमिक। माई क्वेश्चन टू यू इज, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर सकता है? आंसर है हाँ। क्या वो एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा? आंसर है हाँ। तो मैं इसको गिनने वाला हूँ। और ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, टेल मी, हाफ mv²। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के पास मास भी होगा, जब वो इधर उधर घूमेगा तो वेलोसिटी भी होता है, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा। कितने एक्सिस पे करेगा ये सोचो, ये करेगा 3 एक्सिस पे। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे भी जा सकता है, वाई पे भी जा सकता है, जेड पे भी जा सकता है। तो तीनों एक्सिस पे उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी काउंट होगा। एंड दैट्स वाई डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग ट्रांसलेशनल मोशन इज 3। ओके, अब बात करते हैं रोटेशनल की। रोटेशनल में क्या सीन है, फॉर्मूला इज व्हाट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये एक छोटा सा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ से एक्सिस पास किया, ये ऐसे घूमना चाहता है, तो क्या ये रोटेट कर सकता है? आप बोलोगे हाँ ये रोटेट कर सकता है, लेकिन टेल मी इसके लिए आर कितना है, 0। आर अगर 0 है तो आई कितना है, 0। आई 0 है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0। अगर रोटेशनल काइनेटिक 0 हो गया एनर्जी वाइज, तो उसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 0। आर यू गेटिंग इट? एंड वाइब्रेशन तो हो ही नहीं रहा। अब यहाँ पर अगर वाइब्रेशन ही नहीं है तो फिर उसका एनर्जी देने का सवाल ही नहीं है। एंड योर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 3 और 0 और 0 सबको आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, सबको आप ऐड कर रहे हो, आपका आंसर कितना आ रहा है, 3। सो द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 3। आई होप जैसे जैसे हम लोग एटॉमिसिटी बढ़ाते जाएंगे आप इस चीज़ के साथ यूज टू होते जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अब्जॉर्ब दिस इंफॉर्मेशन इन योर माइंड। तो ट्रांसलेशनल मोशन तीनों एक्सिस पे एक्स वाई एंड जेड, और रोटेट तो करेगा बट कोई भी रोटेशन एनर्जी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, और वाइब्रेशन तो कर ही नहीं रहा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 हो गया। अब थोड़ा सा सोचो, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, उस एक मॉलिक्यूल का एक एक्सिस पे एनर्जी कितना है, एक मॉलिक्यूल का एक एक्सिस पे एनर्जी कितना है, हाफ kBt। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। पहले हमने कैलकुलेट किया डिग्री ऑफ फ्रीडम, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग व्हाट, टेल मी, आई एम राइटिंग एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑन वन एक्सिस। एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑन वन एक्सिस इज व्हाट, टेल मी, half kBt, right? Energy of one molecule on one axis is half kBt. So therefore total energy of one molecule, total energy of one molecule is what, half kBt into कितने एक्सिस पे वो घूम सकता है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। सो दिस थिंग इंटू 3, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 3/2 kBt। और ये क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, ओनली वन मॉलिक्यूल विल हैव हाउ मच ऑफ एनर्जी, 3/2 kBt। ठीक है, ये हो गया एक मॉलिक्यूल का। व्हाट इफ यू हैव 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर 1 मोल, अगर आपके पास, अब कभी भी गैस लोगे तो एक मॉलिक्यूल तो उठाओगे नहीं, एक मोल तो लेंगे कम से कम। तो आई एम राइटिंग फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अब कितना एनर्जी होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है ना, ये तो यूनिटरी मेथड है। एक मॉलिक्यूल का इतना, तो एक मोल का कितना, दिस थिंग इनटू एवोगाड्रोस नंबर, तो कितना एनर्जी हो जाएगा, टेल मी, 3/2 kBt इनटू एवोगाड्रोस नंबर। और ये क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी ऑफ द एंटायर गैस। ये क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस। यहां पर मैंने गैस को कितना क्वांटिटी में लिया है, सिर्फ 1 मोल लिया है। 1 मोल ही हो, ये ज़रूरी नहीं है 2 मोल, 5 मोल, 10 मोल, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर जो पढ़ रहा हूँ मैं डेरिवेशन के लिए, उसमें मैंने 1 मोल लिया।
फाइन। अभी टोटल एनर्जी ऑफ द गैस मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी हुआ ना, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, यू, और यू का फॉर्मूला क्या हो रहा है, टेल मी, 3/2 KB, KB मतलब क्या, R/Na इंटू टी इंटू Na। तो यहाँ से ये Na और ये Na कट हो गया, और आपके पास U का वैल्यू क्या आया, U का वैल्यू क्या आया, 3/2 RT, 3/2 RT, गेट इट। एंड अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी du/dt इज इक्वल टू, ये क्या है, 3/2 R, एंड T विथ रिस्पेक्ट टू T इज 1, तो ये क्या बनेगा, du/dt इज 3/2 R, राइट, du/dt इज 3/2 R। नाउ यू कैन कंसिडर एज इफ यहां पर n लिखा हुआ है मैंने, बट वो आपको n दिखा नहीं, बिकॉज n का वैल्यू इज 1, अरे 1 मोल लिया ना, तो n इज इक्वल टू 1, तो यू कैन कंसिडर एज इफ n इज व्हाट, written here. Now tell me, what is du/ndt become? du/ndt is the molar specific heat capacity at constant volume. तो ये du/dt बनेगा Cv, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cv is equal to 3/2 R, get it, ये Cv क्या बनेगा, 3/2 R, and if Cv is 3/2 R, tell me what is Cp, Cp क्या होता है क्लास, tell me, Cp is equal to Cv plus R, Cv कितना है, 3/2 R प्लस R, मतलब कितना हो गया ये, 5/2 R, ये बन गया तुम्हारा Cp। एंड देन वी नो द फॉर्मूला फॉर व्हाट, टेल मी, मोनो एटॉमिक हो या कोई भी एटॉमिसिटी हो, गामा क्या होता है, टेल मी, गामा इज ऑलवेज Cp/Cv। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ Cp, Cp इज 5/2 R, एंड Cv इज व्हाट, टेल मी, 3/2 R। तो फिर यहाँ पे गामा का वैल्यू क्या हो गया, ये R/2 कट हो गया, कितना हो गया, 5/3। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना हो जाता है, 5/3। दीज आर द वैल्यूज दैट वी यूज टू पुट ड्यूरिंग साउंड वेव्स। 11th स्टैंडर्ड में जब हमने पढ़ा था, किसी भी मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है, 5/3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है अगर आपको गामा का वैल्यू निकालना होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, किसी भी, अभी मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, ट्रांसलेशनल करेगा, मोशन परफॉर्म और एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा, रोटेट तो करेगा बट रोटेशन का एनर्जी में कंट्रीब्यूशन 0 है। फिर आएगा वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल में वाइब्रेट तो हो ही नहीं रहा, वाइब्रेट नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, तो 3 0 0 इज 3। एक एक्सिस पे एनर्जी है हाफ kBd, तो 3 एक्सिस पे कितना हो जाएगा, हाफ kBd इंटू 3, ये हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का एनर्जी। तो एक मोल के लिए कितना हो जाएगा, दिस इंटू Na, kB को लिखा R/Na, Na कट हो गया, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस U हो गया कितना, 3/2 RT। उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, du/dt इज 3/2 R, और T विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज 1। यहाँ पर n लिखा ही है बट n का वैल्यू 1 है तो नहीं दिख रहा, तो du/ndt कितना हो गया, टेल मी, Cv, एंड Cv इज व्हाट, टेल मी, 3/2 R। Cv पे R ऐड किया तो आपको मिलेगा Cp, Cp और Cv को अगर आपने डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू फॉर गामा। दिस वॉज अबाउट मोनो एटॉमिक। व्हाट इफ द क्वेश्चन इज डायटोमिक, ठीक है, व्हाट इफ द क्वेश्चन इज डायटोमिक। यहाँ पर क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस, टेल मी, डायटोमिक गैस एग्जाम्पल में मैं क्या ले लूँगा, H2 ले लूँगा, N2 ले लूँगा, और पहले मैं क्या करता हूँ पता है, डायटोमिक लूँगा एट रूम टेम्परेचर ही लेता हूँ मैं, रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे कंसिडर नहीं किया। टेल मी, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल H2 या फिर N2 क्या वो ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, हर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन करता है, सीधे लाइन में कोई भी जा सकता है। तो ये तीनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों पे क्या करेगा, ट्रांसलेशन मोशन करेगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, कैन इट रोटेट, आंसर इज ऑफ कोर्स यस। H2 मतलब क्या, हाइड्रोजन का एक एटम इधर है, हाइड्रोजन का दूसरा एटम इधर है, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज H2 मॉलिक्यूल, बीच में जो भी बॉन्ड होगा कैन बी ट्रीटेड एज अ स्प्रिंग। तो क्या वो रोटेट कर सकता है, आंसर है हाँ। और क्या ये रोटेशन एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा, आंसर इज यस अगेन, बिकॉज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, टेल मी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और I क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर, और इस बार जो आपका R है वो नॉन जीरो है। तो इस बार क्या होगा, टेल मी, लेट अस से, मान लो अगर आपका एक्सिस ऐसे पास हुआ, ठीक है, एक्सिस ऐसे पास हुआ, कौन सा एक्सिस है ये, अलोंग अलोंग वाई एक्सिस, चलो मान लो अलोंग वाई एक्सिस पास हुआ। तो अगर अलोंग वाई एक्सिस पास हुआ मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम है वो कैसे घूम रहा है, आई होप यू कैन इमेजिन, ये आपका एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये आपका H2 मॉलिक्यूल है, एक्सिस ऐसे पास हुआ वाई पे से, तो ये ऐसे घूम ही सकता है ना, और ऐसे घूमेगा भी। और अभी अगर एक्सिस यहाँ पर है तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल एक्सिस से इतने इतने दूर है, एंड बिकॉज दोनों दूर है, आपका R कैसा होगा,
नॉन जीरो, आर नॉन जीरो मतलब आई कैसा, नॉन जीरो, मतलब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म करेगा। तो वाई एक्सिस वर्क्स। व्हाट अबाउट जेड एक्सिस? जेड एक्सिस मतलब ऐसे, मान लो अगर एक्सिस ऐसे पास हुआ होता, मैं ड्रॉ नहीं कर सकता वो, बट अगर मान लो जेड एक्सिस पे पास हुआ होता ऐसे, तो ये मॉलिक्यूल कैसे वाइब्रेट करेगा? कहना इसे क्लॉकवाइज घूमता ऐसे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता। अरे आई होप यू गेटिंग इट। ये आपका हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक्सिस ऐसे पास हुआ है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऐसे पास हुआ है, तो फिर ये ऐसे क्लॉकवाइज तो घूम ही सकता है ना, क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, तो जेड एक्सिस भी काउंट करेंगे। व्हाट अबाउट एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस में देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे वो घूम तो सकता है, बट जब वो एक्स एक्सिस पे घूमेगा ना, तो दोनों मॉलिक्यूल एक्सिस के ऊपर ही है, दोनों मॉलिक्यूल एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब वापस तुम्हारा आर कैसा हो गया, जीरो। आर जीरो मतलब आई कैसा, जीरो। और अगर आई जीरो हो गया मतलब क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑन एक्स एक्सिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग। अच्छा, ऑन वाई एक्सिस इट इज वर्किंग, ऑन जेड एक्सिस ऑल्सो इट इज वर्किंग। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। जब एक्सिस ऐसे पास होगा तो दोनों मॉलिक्यूल इतने इतने दूर है ना, जब एक्सिस ऐसे पास होगा तो भी तो दोनों मॉलिक्यूल इतने इतने दूर है। तो जब y और z पे से पास हो रहा है तो रोटेट कर रहे हैं, इनफैक्ट रोटेट तो x पे भी कर रहा है, बट x का रोटेशन विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनर्जी, y एंड z का रोटेशन विल कॉन्ट्रीब्यूट टू एनर्जी। तो क्या ये रोटेशनल मोशन कर रहा है? हाँ। कितने एक्सिस पे? 3, बट काम के कितने हैं? सिर्फ 2। कौन से? y और z। x पे रोटेट कर रहा है, बट x का रोटेशन इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनर्जी, y और z का कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो y और z के यहाँ ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2। तो ट्रांसलेशनल तीनों आ गए, x y और z। रोटेशनल कौन से आएगा? सिर्फ y और z, x वाला नहीं आएगा। और ये मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है, रूम टेम्परेचर मतलब पे वाइब्रेट नहीं, रूम टेम्परेचर पे वाइब्रेट नहीं होते मॉलिक्यूल्स। तो ये 3 और ये 2, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? टेल मी। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 5। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। अब एक एक्सिस पे एनर्जी कितना है? हाफ केबीटी। इसके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5, मतलब 5 एक्सिस पे अलग अलग तरह के एनर्जी दिखा सकता है। तो पहले इंटू 3 किया था क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे। अब क्या करूंगा मैं? इंटू 5। तो जब इसको 5 किया तो ये कितना हो गया? 5/2 केबीटी। 5/2 केबीटी फॉर 1 मोल। अगर मैंने इसको Na से मल्टीप्लाई किया, अच्छा दिस इज गोइंग टू बी 5/2 केबीटी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 5/2 केबीटी। Na से Na कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा? टेल मी। दिस इज गोइंग टू बी 5/2 RT। अगेन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 5/2, ये हो जाएगा 5/2 R। CV का वैल्यू हो जाएगा कितना? 5R/2। CP क्या हो जाएगा? टेल मी। 5R/2 प्लस R मतलब क्या हो जाएगा? ये 7R/2। एंड अगर CP 7R/2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? टेल मी। 7R/2 अपॉन 5R/2 मतलब गामा का वैल्यू कितना हो गया? 7/5। और अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, ये 7/5 ही तो होता है ना, 1.4। 14 5s are 70 ना। तो जो साउंड वेव्स चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में लैप्लासिस करेक्शन किया था, लैप्लासिस करेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूटन को लगा आइसोथर्मल है, लैप्लास को लगा एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक में उसने रखा क्या? के एडियाबैटिक इज गामा पी। वाई के एडियाबैटिक इज गामा पी, वो हम लोगों ने डेरिवेशन में देखा। एंड उसमें गामा का वैल्यू 1.4 रखा था उन्होंने, वो 1.4 का वैल्यू यहाँ से आया था। अब 1.4 ही क्यों रखा? बिकॉज एयर हैपन्स टू बी डायटोमिक। वाई? क्योंकि एयर में मैक्सिमम जो कंटेंट होता है वो किसका होता है? नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। मैक्सिमम कंटेंट इन एयर इज व्हाट? नाइट्रोजन। और फिर सेकंड नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। N2 और O2 दोनों ही कैसे हैं? डायटोमिक। दैट्स व्हाई एयर विल बी कंसिडर्ड एज अ डायटोमिक गैस, ऑल्दो देयर इज मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, बट उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। 99% क्या होगा यहाँ पर? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो N2 एंड O2 ज़्यादा होने की वजह से हम लोग एयर को भी डायटोमिक मानते हैं। एंड 1.4 डेफिनेटली, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या जब आप मुझसे बात कर रहे हो, जब मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये सब कुछ रूम टेम्परेचर भी तो हो रहा है। तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आ जाएगा 0। डू यू अंडरस्टैंड? तो 3 इसका और 2 इसका, यहाँ पे हो जाएगा 5। एंड व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग विथ 5 यू विल गेट द आंसर इज व्हाट? टेल मी। 7/5। आई होप यू गेटिंग इट। नाउ before we go to the higher temperature, let us study about a triatomic molecule. Let us study about a triatomic molecule. Triatomic molecule में there are 2 cases. पहला होता है triatomic linear और फिर होता है triatomic non-linear. तो पहले हम लोग करेंगे triatomic linear के लिए। तो triatomic linear एग्जाम्पल क्या? CO2,
राइट, ट्राई एटॉमिक लीनियर एग्जाम्पल क्या होगा, CO2। चलो देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना। ट्रांसलेशनल तो हमेशा 3 ही आएगा, एक्स एक्सिस पे सीधा जा सकता है कोई भी मॉलिक्यूल, वाई एक्सिस पे जा सकता है, जेड एक्सिस पे भी आ सकता है, ट्रांसलेशनल तीनों आएंगे। व्हाट अबाउट CO2 का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? CO2 अगर मैं ड्रॉ करूं तो CO2 कैसा आएगा, टेल मी। अगर आपने ड्रॉ किया CO2 विल लुक लाइक, तो पहले C, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, राइट। ये तीनों मैंने एटम ड्रॉ कर दिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं, राइट। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, लेकिन मैंने क्या बोला, फिजिक्स में नंबर ऑफ बॉन्ड्स मैटर नहीं करता, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, मैं हमेशा सारे बॉन्ड्स को स्प्रिंग ही लेने वाला हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ स्प्रिंग ही है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशनल, ये मॉलिक्यूल एक्स पे आगे जा सकता है, वाई पे ऊपर जा सकता है, जेड पे तुम्हारे पास आ सकता है, बोर्ड के अंदर घुस सकता है, तीनों जगह पे ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करेगा, तीनों जगह पे उसके पास एनर्जी भी होगा, मास तो है ही उसके पास, और जहां पर भी जाएगा वेलोसिटी तो होगा ही। तो ट्रांसलेशनल मोशन 3 ऑलवेज। व्हाट अबाउट रोटेशनल? सेम चीज, रोटेशनल में क्या सीन है, वाई एक्सिस पे रोटेट करेगा, यस, और कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल तो एक्सिस से दूर है ना, ये होगा एक्सिस पे, उसको भूल जाओ, फिर ये दोनों तो है एटलीस्ट, इन दोनों की वजह से तो एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है। व्हाट अबाउट जेड एक्सिस, द वन विच इज पासिंग थ्रू द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, जेड एक्सिस भी कंट्रीब्यूट करेगा। व्हाट अबाउट एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस पे रोटेट तो कर सकता है, बट वो रोटेशन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो कितने रोटेशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 2, वाई और जेड वाले ही। तो अगर वाई और जेड दोनों का कंट्रीब्यूशन है तो रोटेशनल कितना? 2। वापस मैं रूम टेम्परेचर पे पढ़ रहा हूँ, रूम टेम्परेचर मतलब क्या, वाइब्रेशन तो होता नहीं है, तो वापस ये कितना, 3 और 2 5, यहाँ पर ये 5 ही है, तो ये पूरी चीज़ वापस सेम ही रहने वाला है। और सेम मतलब क्या, वापस गामा कितना आएगा, 1.7। तो रिमेंबर, ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल CO2, गामा का वैल्यू वापस क्या होगा, 1.4, राइट। कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं है इसमें और इसके पहले वाले केस में। हाँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर है, मान लो यहाँ पर है ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, नॉन लीनियर का एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग H2O। मान लो एक H2O मॉलिक्यूल, H2O की अगर आपने बात करी तो फिर क्या हो रहा है, H2O फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी ड्रॉन लाइक दिस, ये H होगा, सॉरी H2 एंड O, यहाँ पे कुछ 104 डिग्री आई मीन एंगल वगैरह होता है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एंड इस नंबर ऑफ बॉन्ड्स को मैंने क्या बोला, कुछ लेना देना नहीं है अपने को, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, इसको स्प्रिंग की तरह ही लेंगे, इसको स्प्रिंग की तरह ही लेंगे, ठीक है, हमेशा की तरह। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही आएंगे, एक्स एक्सिस पे आगे, वाई पे ऊपर, जेड पे तुम्हारे पास कहीं पे भी आ सकता है, एक्स वाई जेड पे तीनों रहेगा। व्हाट अबाउट रोटेशनल? रोटेशनल कैसे कैसे वो रोटेट कर सकता है, देखो मान लो वाई एक्सिस क्या रोटेट कर सकता है, ऐसे है ना, ये देखो ना, ऐसा मॉलिक्यूल है आपका, ऐसे यहाँ पर ऊपर ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एक्सिस ऐसे पास हुआ है ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट तो कर ही सकता है ना। आई होप यू आर एबल टू इमेजिन दिस, ये ऐसा है, एक्सिस ऐसे पास हुआ है, तो ये ऐसे रोटेट तो कर ही सकता है। तो अगर ये ऐसे रोटेट करेगा ऐसे, राइट, तो वाई एक्सिस पे कंट्रीब्यूट भी करेगा एनर्जी में, फाइन। व्हाट अबाउट एक्स एक्सिस? इस बार एक्स पे भी कंट्रीब्यूशन है, कैसे, ये आपका H2O मॉलिक्यूल, एक्सिस पास हो रहा है ऐसे, राइट, दिस ब्लू कलर का पेन इज द एक्सिस, तो ये ऐसे तो रोटेट कर ही सकता है ना, ऐसे पूरा। तो अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इस बार एक्स का भी कंट्रीब्यूशन है। व्हाट अबाउट जेड? जेड मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो अगर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है मतलब ये आपका मॉलिक्यूल है और एक्सिस ऐसे पास हुआ है, तो ये ऐसे घड़ी की तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो रोटेट कर ही सकता है, राइट। जेड पे पास हुआ तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेगा, एक्स पे पास हुआ तो पूरा ऐसे, राइट, वर्टिकल प्लेन में घूमेगा, और अगर ये ऐसा हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस बार बिकॉज इट इज़ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, हमारा जो वाइब्रेशन हो, आई मीन हमारा जो रोटेशनल हो रहा है, वो पिछली बार क्या था, सिर्फ वाई और जेड पे था, इस बार एक्स वाई जेड तीनों पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 and 3, एंड बिकॉज वी आर डीलिंग विथ रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब वाइब्रेशन अभी भी नहीं होगा, ये 3 और ये 3 कितने हो गए, 6 हो गए, अरे अब अगर यहाँ पर 6 हो गया तो यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे,
6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 kBT हो जाएगा, राइट। ये 2 और 6 कैंसिल होंगे 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 kBT। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स दिस थिंग, यहाँ पर हो जाएगा 3R2, ये हो जाएगा 3R, ये हो जाएगा 3R, ये हो जाएगा 3R, यहाँ पर हो जाएगा 3R, 3R प्लस R कितना हो जाएगा 4R। तो ये CP हो जाएगा 4R, CV हो जाएगा 3R। तो फिर अगर आपने CP बाई CV किया तो क्या हो जाएगा, टेल मी, दिस इज़ गोइंग टू बी 4R अपॉन 3R। 4R अपॉन 3R मतलब क्या 4/3। 4R upon 3R will be what, tell me, 4/3. So then this is going to be our triatomic molecule which is non-linear at room temperature. अब हम करेंगे वापस डायटोमिक पे चलते हैं, बट इस बार रूम टेम्परेचर पे नहीं, इस बार हम करेंगे हायर टेम्परेचर पे, ठीक है। वी आर गोइंग टू डील विथ व्हाट, टेल मी, वापस वी आर गोइंग टू डील विथ डायटोमिक मॉलिक्यूल, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डील दिस विथ व्हाट, टेल मी, हायर टेम्परेचर। वी आर गोइंग टू डील विद दिस एट हायर टेम्परेचर। अब हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, देखो पहले तो डायटोमिक है, एग्जाम्पल मान लो इसी को ले लेते हैं हम लोग। चलो इस बार कार्बन मोनोऑक्साइड लेता हूँ मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ट्रांसलेशनल तो तीनों जगह पे होगा, एनर्जी में कंट्रीब्यूट भी करेगा। डायटोमिक है, डायटोमिक का मतलब क्या होता है, टेल मी, डायटोमिक का मतलब एक एटम यहाँ पर होगा, ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ पर होगा, बीच में क्या होंगे, जो भी नंबर ऑफ बॉन्ड होगा उसको तो मैं एक स्प्रिंग की तरह ही लेने वाला हूँ। बोलो, वाई एक्सिस पे वाइब्रेट भी करेगा, एनर्जी में कंट्रीब्यूट भी करेगा। जेड एक्सिस पे, द वन विच इज गोइंग इनटू द बोर्ड, वाइब्रेट भी करेगा, कंट्रीब्यूट भी करेगा। एक्स एक्सिस पे वाइब्रेट तो करेगा लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो रोटेशनल में सिर्फ और सिर्फ कितने आ गए इसके, 2। व्हाट अबाउट वाइब्रेशनल मोशन, हाई टेम्परेचर पे इस मॉलिक्यूल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब क्या, अब वो वाइब्रेट भी करेगा, मतलब क्या, एक एटम और दूसरा एटम, इनके बीच में जो स्प्रिंग है, जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड थोड़ा सा वीक होना शुरू हो गया है, वो वाइब्रेट होना शुरू हो चुका है। तो दोनों एटम ऐसे दूर जाएंगे फिर पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे फिर पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे फिर पास आएंगे। आर यू गेटिंग इट? तो अब उसके बीच में जो बॉन्ड है वो भी क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। एंड जब बॉन्ड भी वाइब्रेट करेगा, और जब बॉन्ड भी वाइब्रेट करेगा तो उनके बीच में एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वन बॉन्ड इज वाइब्रेटिंग, वन बॉन्ड इज वाइब्रेटिंग। तो अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, आइए वो देखते हैं। 3 और 2 5 और 2 7। रिमेंबर, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना भी आएगा उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? बिकॉज वन वाइब्रेशन हैज़ 2 टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। वाइब्रेशन मतलब क्या, ऑसिलेशन ना। कोई भी पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो उसके पास ऑसिलेशन का भी काइनेटिक एनर्जी होता है, ½ k a² - x², और इसके पास स्प्रिंग के वजह से पोटेंशियल भी एनर्जी होता है, ½ k x²। सो रिमेंबर दिस थिंग, वेन एवर यू कंसिडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यू हैव टू कंसिडर जो भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा उसको इंटू 2 करना है। मतलब यहाँ पर 1 आया तो इंटू 2, तो ये 3 और ये 2 5, और इसका 1 है लेकिन मैं मानूंगा 2, तो 3 और 2 5 और 2 7, तो ये कितना हो गया 7। तो इफ़ दिस इज 7 तो आप यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7/2 kBT। ये अगर 7/2 kBT है तो यहाँ पर भी 7/2 आएगा। इफ दिस इज 7/2, दिस इज अगेन गोइंग टू बी 7/2, दिस इज गोइंग टू बी 7/2R, दिस इज गोइंग टू बी 7/2R, CV इज गोइंग टू बी 7/2R, ये 7/2R में ऐड होगा, CP इज गोइंग टू बी व्हाट 9/2R, और CP/CV अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेल मी, 9R/2 अपॉन 7R/2, तो ये हो जाएगा 9/7। तो याद रखना, डायटोमिक मॉलिक्यूल ओनली कंसीडर्ड एट हाई टेम्परेचर विल हैव गामा का वैल्यू इज व्हाट, टेल मी, 9/7, ठीक है। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट, टेल मी, 9/7. So these are the values of degree of freedom of different gas molecules and whatnot. तो आपको इसको मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे सिर्फ डायटोमिक ही पढ़ा तो इट इज़ इनफ, ठीक है। एक और होता है पॉलीएटॉमिक, बट दैट आई वांट यू ऑल टू थिंक ऑन योर ओन।
ठीक है, अगर आप सोच पाए अच्छी बात है, नहीं सोच पाए इट्स ओके, वी विल डिस्कस पॉली एटॉमिक वाला पार्ट इन जूम लेक्चर. बट जो मेजर पार्ट है, 98% ऑफ द पार्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वी हैव टेकन केयर राइट नाउ वाइल कंसिडरिंग ऑल दिस पार्ट. मेरी तरह आप लोग एक एक ऐसा वर्ड रब करके मत लिख देना. यू राइट दिस मैटर एवरी टाइम. मोनोटॉमिक के लिए वापस लिखो डायटोमिक लीनियर, आई मीन डायटोमिक, रेगुलर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ट्रायटोमिक, लीनियर, नॉन लीनियर. आपको 4-5 बार लिखना पड़ेगा, बट याद रखो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है. मेरे दिमाग में ये सब बहुत फिट हो चुका है. आर यू गेटिंग इट? तो मैं यहाँ से अगर रब करूँगा तो दैट विल सेव टाइम ऑल्सो. Are you getting it? So make sure that you have written all these matters, like all that matter for every case in a different on a different page. बार बार आप लिखना, उसी में ओवर राइट मत करना, नहीं तो क्या होगा लॉन्ग टाइम में जब कुछ महीनों बाद इसको वापस पढ़ोगे तो वो ओवर राइटिंग में खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी है. ठीक है, सो डोंट डू दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट वी हैड टू डिस्कस. एंड व्हाट एल्स, या तो इस सारे गैसेस के CP के वैल्यू, CV के वैल्यू और गामा का वैल्यू ये आपको याद रखना है. तो व्हाट आई वुड रेकमेंड कि आप एक ऐसा चार्ट बना लो, ठीक है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, लीनियर, ट्रायटोमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, डायटोमिक, रेगुलर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, और उसका CP CV का जो भी वैल्यूज़ है वो एक बॉक्स में लिख दो. तो जब भी आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे आपको वो रेफर करने में काम आएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट टेल मी नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑल्सो. Fine. Next time when we meet, we will start with the MCQs of our chapter thermodynamics. ठीक है? So till we meet next, stay safe, stay healthy. Thank you.